Hi guys, I'm Ishika from Futurism Academy. Today we are going to discuss important short question answers on Hindu Marriage Act, which is mostly asked in your exam. So let's begin. So before discussing important short question answers, first I'm going to provide you some tips for writing short questions. ठीक है. अब जब भी आप अपने एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आपका आता है वो बेसिकली या तो 2.5 मार्क्स का आता है या फिर मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है. ठीक है. अगर वो क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का आ रहा है तो 1 पेज इज सफिशेंट. एक पेज बहुत है आपका राइटिंग के लिए. 2.5 मार्क्स के हिसाब से आप एक पेज लिख सकते हो उसमें. और अगर वही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो 2 पेज आपको मिनिमम लिखने ही है अपने आंसर के लिए. ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लिख सकते हो आप. 2.5 पेज का भी अपना आंसर लिख सकते हो, बट इससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. 5 मार्क्स का आ रहा है तो 2 पेज या मैक्सिमम 2.5 पेज. सेकेंड, सेक्शन रेफरेंस. ऑलवेज मेंशन द सेक्शन नंबर इन योर आंसर्स. जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी टॉपिक पूछा गया है, आपको उसका सेक्शन नंबर लिखना ही है. इससे टीचर को पता चलेगा कि येस यू नो द कॉन्सेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. जब भी आप अपना आंसर लिखते हो अपने इंट्रोडक्शन से ही आपको स्टार्ट करना है. पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि वो आपका किस एक्ट में है, फिर उसका मीनिंग लिखना है. उसके बाद और जो भी आप अपना आंसर लिखते हो वो पूरे पैराग्राफ में नहीं लिखना है. आपको एक एक पॉइंट्स में लिखना है ताकि टीचर इजीली चेक कर पाए. और ज़्यादा बेटर हो तो फ्लो चार्ट्स बना देना उसके अंदर. उसके बाद लीगल वोकैबलरी. अपने आंसर में आपको लीगल वोकैबलरी यूज़ करनी है. आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको लॉ लैंग्वेज में ही अपने आंसर को लिखना है. ठीक है. तो ये है कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. First question is on irretrievable breakdown of marriage. Write a short note on the concept of irretrievable breakdown of marriage. पहले आपको अपने आंसर में, शॉर्ट आंसर में ये एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है. ठीक है. आप पहले लिखोगे कि ये कोई सेक्शन नहीं है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, ये कोर्ट ने एक ग्राउंड बना रखा है डाइवोर्स के लिए. ठीक है. फिर आपको एक्सप्लेन करना है इसको पूरा. उसके बाद आप इसके अंदर अब होता क्या है ये इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. जब आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करते हो अंडर सेक्शन 13B में, तो कोर्ट फर्स्ट पिटीशन के बाद आपको 6 मंथ का टाइम देती है. ठीक है. क्यों देती है टाइम? ताकि दोनों पार्टी आपस में, क्या पता 6 महीने के बीच में वो दोनों पार्टी आपस में वापस साथ रहने के लिए मान जाए. ठीक है. तो 6 मंथ का ये टाइम दिया जाता है आपको. उसके बाद ही आप इस 6 महीने के बाद ही आप सेकेंड पिटीशन फाइल कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में आपका ये जो 6 मंथ का गैप दिया जाता है ताकि दोनों पार्टनर्स आपस में साथ रह पाए. उनके बीच में क्या पता 6 महीने में लव एंड अफेक्शन दोबारा हो जाए. तो इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में ये 6 मंथ का गैप जो है वो हटा दिया जाता है. कोर्ट जो है इसको हटा देता है. क्यों? क्योंकि कोर्ट को लगता है कि अब इस 6 महीने के गैप में भी ये पार्टी आपस में साथ नहीं रह सकती, वापस एक साथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि इनकी मैरिज जो है वो पूरी तरीके से टूट जाती है. ठीक है. आप इसमें एक्सप्लेन कर देना और एक केस लिख देना इसका. अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन, इस केस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें. ठीक है. सो अगर 2.5 मार्क्स का आता है तो एक पेज बहुत है, एक या फिर मैक्सिमम 1.5 पेज. अगर 5 मार्क्स का आता है तो 2 या फिर 2.5 पेज इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजर्शन. एक्सप्लेन डिजर्शन एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. डिजर्शन जो आपका डाइवोर्स का ग्राउंड है वो आपका दे रखा है इसके अंदर हमारा सेक्शन 13 में. ठीक है. ये डाइजर्शन का ग्राउंड आपको एक्सप्लेन करना है पूरा सेक्शन 13B में. ठीक है. इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, डाइजर्शन लिखेंगे. होता क्या है कि डाइजर्शन मतलब जब कोई भी पार्टी अपने स्पाउस को डिजर्ट कर देती है 2 साल तक, 2 साल हो जाते हैं डिजर्ट करे हुए, यानी छोड़े हुए 2 साल हो जाते हैं, और वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करते, तो उसे डिजर्शन कहते हैं. इसका सेक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके एजेंसीज लिखने हैं सारे. ठीक है. और इसके टाइप्स ऑफ डिजर्शन लिखना है कि कंस्ट्रक्टिव है या एक्चुअल में था, या फिर ऐसे हालात बना दिए कि पार्टी मजबूर हो गई छोड़ के जाने के लिए. ठीक है. तो इसमें आप एक्सप्लेन करके एक केस लिख देना इसके अंदर डिजर्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल कंसेंट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द एसेंशियल्स फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट.
डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, पहले आप इसका सेक्शन नंबर लिखोगे, इसका मतलब बताओगे कि जब दोनों ही स्पाउस रेडी होते हैं डाइवोर्स के लिए, उसे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। उसके बाद एक एक करके आप इसके एसेंशियल को एक्सप्लेन करोगे कि क्या एसेंशियल्स है कि पार्टी 1 साल से साथ नहीं रह रही हो, दोनों हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हो, दोनों ही आगे साथ ना रहना चाह रहे हो, नॉट टुगेदर टू लिव, ठीक है, और दोनों ही म्यूचुअली एग्री हो। म्यूचुअली एग्री मतलब दोनों की कंसेंट हो, किसके लिए, डाइवोर्स के लिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आप इसमें एक्सप्लेन कर देना और कोई सा भी केस इसमें लिख सकते हो जो भी आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कस्टम्स एंड लॉ पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, कस्टम जो है हिंदू लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हिंदू लॉ है, कस्टम ने बहुत हेल्प करी है हमारा हिंदू लॉ बनाने के लिए। कस्टम मतलब क्या होता है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। जैसे हमारे कस्टम में दे रखा था कि शादी के लिए 7 फेरे होने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कहाँ दे रखा था, हमारे कस्टम में, हमारे जो बहुत टाइम से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टमरी लॉ हमारे आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है सेक्शन 5 क्लॉज ई और डी में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सेपेंडल रिलेशनशिप, आप उसमें शादी कर सकते हो अगर आपके कस्टम अलाउ करते हैं तो, ठीक है। तो कस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है हमारे हिंदू लॉ में। आप इसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ एंड यूट्रिन ब्लड पे। इसको एक्सप्लेन करना है आपको। हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड। हाफ ब्लड क्या होते हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है। इनका एक चाइल्ड होता है ए, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ है, इनका चाइल्ड होता है ए। वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, वाइफ डाइड। फिर हस्बैंड क्या करता है, दूसरी वाइफ ले आता है, शादी कर लेते हैं दूसरी, इनका एक चाइल्ड होता है बी, ठीक है। अब ये जो बी और ए है आपस में, वो क्या है, हाफ ब्लड। क्यों? क्योंकि इन दोनों चाइल्ड के फादर सेम है। फादर सेम है बट मदर डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या है, हाफ ब्लड, ठीक है। और यूट्रिन ब्लड क्या होता है, जैसे यूट्रिन ब्लड क्या होता है, जैसे वाइफ है और हस्बैंड है, ठीक है, इनका चाइल्ड है एक ए, ठीक है। अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड डाइड, किसी रीज़न से डाइड। वाइफ जो है दोबारा शादी कर लेती है दूसरे हस्बैंड से, ठीक है, और इनका एक चाइल्ड होता है बी। अब ये बी और ए आपस में क्या है, यूट्रिन ब्लड। क्यों? क्योंकि इनकी मदर सेम है, ठीक है। फादर डिफरेंट है बट मदर सेम है, तो यूट्रिन ब्लड। इसको एक्सप्लेन कर देना आप ऐसे ही चार्ट बना के, अच्छा सा, टीचर पे गुड इंप्रेशन पड़ेगा आपका। नेक्स्ट है सपिंडल रिलेशनशिप पे। कैन 2 पर्सन मैरी इन सपिंडल रिलेशनशिप, क्या 2 पर्सन सपिंडल रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं? तो इसमें क्या आप पहले क्या मेंशन करोगे कि हमारे सेक्शन 5 क्लॉज 5 में दिया हुआ है सपिंडल रिलेशनशिप के बारे में, कि अगर पहले आप इसको सपिंडल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करोगे कि होता क्या है, कि मदर से 3rd जनरेशन में और फादर से 5th जनरेशन में, ठीक है, फादर से 5th जनरेशन में, ठीक है। आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपके वो सेम पिंड में आते हैं, ठीक है। आप पहले इसको एक्सप्लेन करोगे जो आपकी डेफिनेशन में दे रखी है, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि हमारे सेक्शन 5 क्लॉज 5 में दे रखा है कि 2 पर्सन सपिंडल रिलेशनशिप में तभी शादी कर सकते हैं जब उनके कस्टम एक के नहीं, जब दोनों ही पार्टी के, दोनों ही पर्सन के कस्टम अलाउ कर रहे हैं तो ही आप शादी कर सकते हो, खाली एक की नहीं। अगर आपके कस्टम में, अगर आपका ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि ये आप अपने सपिंडल रिलेशनशिप में शादी कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। बट अगर आपके ये कस्टम में नहीं दे रखा तो वो शादी आपकी वॉइड मानी जाएगी, वो शादी आपकी मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है। आप इसमें ये एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू लॉ एप्लीकेबल ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स? क्या हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ जो है हमारे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई होते हैं? तो आंसर इज नो।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे, एसटी पे ये लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 में बोला गया है ये बात कि कोई भी हिंदू लॉ हमारा एसटीज़ पे नहीं अप्लाई होता जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई ना करते, ठीक है। अब उसमें एक्सप्लेन कर देना, सेक्शन नंबर ज़रूर लिखना है, आपके उसी के मेन मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्त्रीधन वर्सेस डाउरी। व्हाट इज स्त्रीधन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाउरी। स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन होता है जो जितने भी ज्वेलरी होती है, जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो गर्ल को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे गर्ल लड़की को जो मिलते हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स की साइड से हो या फिर उसके इन लॉज की साइड से हो, जो भी ज्वेलरी वगैरह मिलता है वो सब स्त्रीधन में आता है, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले इसमें स्त्रीधन एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर में, उसके बाद आपको बताना है कि जो डाउरी से कैसे डिफरेंट है, दहेज से स्त्रीधन कैसे डिफरेंट है। तो आप इसमें क्या लिखोगे पहले कि स्त्रीधन में जो है वो आप अपनी मर्जी से देते हो, ठीक है, खुद की मर्जी से, ओन विश। और डावरी में ये आप अपनी मर्जी से नहीं देते हो, ठीक है। और सेकंड, स्त्रीधन जो है कोई भी मैरिज की कंडीशन नहीं है, ये आप अपनी इच्छा से देते हो एज अ टोकन ऑफ लव, ठीक है। अपनी बेटी को कोई दे रहा है तो एज अ गिफ्ट आप उसको देते हो, ठीक है, कोई भी इसमें कंडीशन नहीं होती। जबकि डाउरी में जो है ये एक मैरिज की कंडीशन होती है कि आप इतना दहेज दोगे तभी हम शादी करेंगे, तो ये आपकी एक शादी की कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर स्त्रीधन जो है कोई भी पर्सन दे सकता है, ठीक है, ब्राइड को। और डाउरी जो है, जो आपका डाउरी है वो क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को नहीं देते। दहेज जो है वो लड़की देती है, लड़की की फैमिली देती है दूसरी फैमिली को। तो आपको इसमें स्त्रीधन और दहेज को अच्छे से, डाउरी को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और इसके 2-3 पॉइंट्स में डिफरेंस लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रुएलिटी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज। एक इस पर नोट लिखना है, पहले आप बता दो कि क्रुएलिटी क्या होती है, पूरी डिफाइन लिख देना क्रुएलिटी की, कि ऐसा अनरीजनेबल पेन जिससे सामने वाले पर्सन को सफरिंग हो सकती है। इसके टाइप लिख देना, मेंटल क्रुएलिटी भी हो सकती है और फिजिकल भी। मेंटल क्रुएलिटी यानी किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनल आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, बहुत गलत गलत बातें बोल रहे हो। और फिजिकल यानी मार पीट रहे हो उसको, सामने वाली पार्टी को। दोनों एक्सप्लेन कर देना इसके अंदर। इसके एजेंशियल्स फिर आप इसको एक्सप्लेन कर देना क्रुएलिटी में, फिर कोई सा भी केस लिख देना। वैसे क्रुएलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है दास्ताने वर्सेस दास्ताने, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और ऑलवेज राइट द सेक्शन नंबर, सबसे पहले आपको जब क्रुएलिटी को एक्सप्लेन करोगे उसके बाद सेक्शन नंबर भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में है क्वेश्चन। डिस्कस द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। जो भी चाइल्ड वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज से बॉर्न होता है उसकी लेजिटिमेसी बतानी है, ठीक है। वॉइड मैरिज आपकी कौन कौन सी होती है, जैसे बायगैमी हो गई, सेपेंडल रिलेशनशिप, ठीक है, बायगैमी, सेपेंडल रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। अब जब कोई भी पर्सन इसमें शादी कर लेता है उसके बाद जो उनका चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाता है, वो नाजायज़ नहीं, इलेजिटिमेट वो नहीं माना जाएगा, वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा, ठीक है। ये कहाँ लिखा है हमारा सेक्शन 16 में लिखा है, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और जो चाइल्ड वॉइडेबल मैरिज से होते हैं, वॉइडेबल मैरिज हमारी कौन कौन सी हो गई, जैसे जब आपकी शादी फोर्स और बहुत फ्रॉड से होती है तब, या फिर इसमें आ जाएगा मेंटली, जब कोई सामने वाला पर्सन मेंटली ठीक नहीं होता, आपकी शादी हो जाती है तो भी वॉइडेबल हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी, आप अपनी शादी से पहले किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है वुमेन, ठीक है, तो वो आपको वॉइडेबल मैरिज होती है। तो उससे जो भी चाइल्ड बॉर्न आउट होता है वो भी आपका लेजिटिमेट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी चाइल्ड इन दो मैरिज से बॉर्न होता है उसका उसके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट नहीं होता, ठीक है, वो उसको एक्वायर नहीं कर सकता, बट वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से पोर्शन ले सकता है। वो अपने एंसेस्टर की नहीं, वो खाली अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से पोर्शन ले सकता है, ठीक
ठीक है, ये सारा हमारा सेक्शन 16 में लिखा है। सेक्शन नंबर ज़रूर लिख के आना है अपने शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट लॉन्ग किसी भी कोई भी क्वेश्चन आता है लॉ में, आपको सेक्शन नंबर ज़रूर लिखना है और उसके बाद एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ही शुरू करना अपना आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे बहुत बार। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में। सबसे पहले सेक्शन नंबर कि ये सेक्शन 10 में डिफाइन है और ये सेक्शन 13 और 13B में आता है डाइवोर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, जुडिशियल सेपरेशन में आपके कॉन्जुगल राइट्स सस्पेंड होते हैं। ठीक है, खाली आपके जो राइट्स होते हैं एक दूसरे के लिए वो सस्पेंड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, बट मैरिज में वो मैरिज ही डिसॉल्व हो जाती है, पूरी मैरिज ही, डाइवोर्स में पूरी मैरिज ही आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन में इट कीप्स द मैरिज एज मैरिज। आप जुडिशियल सेपरेशन खाली आपको एक ब्रेक दिया जाता है शादी से। ठीक है, शादी आपकी अभी भी होती है, बस आपको कुछ टाइम का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, बट डाइवोर्स में आपकी पूरी मैरिज ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप मैरिड नहीं, जब आपका डाइवोर्स हो जाएगा आप उसके बाद मैरिड नहीं कहलाओगे। ठीक है, आपकी मैरिज पूरी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, पार्टी कैन नॉट री मैरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब आप जुडिशियल सेपरेशन ले लोगे सेक्शन 10 में तो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन कब देता है, जब दो पार्टी बहुत गुस्से में होती है और डिसाइड कर लेती है अब हमें साथ नहीं रहना। ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है, डाइवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन दे देता है। क्यों, कोर्ट को लगता है कि जब गुस्सा शांत हो जाएगा दोनों पार्टी वापस में साथ रह लेगी। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन में पार्टी जो है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। उस बीच ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आपको जुडिशियल सेपरेशन दे रखा है उस बीच आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, डाइवोर्स में दोनों पार्टी फ्री होती है दोबारा शादी के लिए। जब आपका डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज टू यूनाइट द कपल। ऑब्जेक्टिव क्या है जुडिशियल सेपरेशन का, कि जो कपल्स हैं उनको वापस एक साथ ले आए, टू प्रिजर्व द मैरिज। ठीक है, टू प्रिजर्व द बॉन्ड ऑफ मैरिज, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। और डाइवोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है कि कपल्स को फ्री कर दे और वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जिए, क्योंकि वो साथ नहीं रह पा रहे। इसमें वो कपल को फ्री कर देते हैं, कुछ भी करो डाइवोर्स लेने के बाद। जुडिशियल सेपरेशन में कैन फाइल अ पिटीशन एट एनी टाइम पोस्ट मैरिज। इसके अंदर आप पिटीशन शादी के बाद जब मर्जी फाइल कर सकते हो, चाहे 2 महीने शादी के बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, जब मर्जी कर सकते हो। बट डाइवोर्स की पिटीशन जो है तभी ला सकते हो जब आपकी शादी को 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपकी शादी को 1 साल नहीं होगा आप डाइवोर्स की पिटीशन नहीं ला सकते, एक्सेप्ट इन सम केसेस। कुछ केसेस में है जो आपके 1 साल से पहले भी डाइवोर्स की पिटीशन को मान ली जाती है। ठीक है, कुछ केसेस है जब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया रहना। ठीक है, नेक्स्ट, जुडिशियल सेपरेशन में पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन। पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों पार्टीज वापस साथ रह लेंगी, दोनों पार्टीज एक साथ रहने लगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है, बट डाइवोर्स में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी शादी ही टूट जाती है पूरी तरीके से, आप डाइवोर्स ले लेते हो तो अब दोबारा आने की तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, तभी आप डाइवोर्स ले रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ जो इसमें मैंने नहीं दे रखा। क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन। अब कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको सेक्शन लिखना है डिसर्शन का। डिसर्शन बताना है होता क्या है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन होता है जब आप इतने ज़्यादा बुरे सर्कमस्टांसेस, बुरे हालात क्रिएट कर दो कि जो सामने वाली पार्टी है वो मजबूर हो जाए आपको छोड़ के जाने के लिए। जैसे हस्बैंड है और वाइफ है। ठीक है, अब हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को इतना मारता है, बहुत मारता है, डेली रात को पी के आता है, ड्रिंक करके आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मारता है और इसका बाहर किसी के ज़्यादा अफेयर भी चल रहा है। तो वाइफ क्या करती है, वो हस्बैंड से बचने के लिए इस हस्बैंड को छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, और छोड़े हुए 2 साल हो जाते हैं वाइफ को। उसके बाद हस्बैंड जो है कोर्ट में
पिटिशन फाइल करता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए मेरी वाइफ से, क्योंकि उसने मुझे डेजर्ट कर दिया, वो मुझे छोड़ के चली गई। तो इसके अंदर वाइफ क्या करेगी, प्रूफ लेके आएगी कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था और डेली ड्रिंक करके आता था और इसका बाहर अफेयर भी चल रहा है किसी के साथ। तो वाइफ, अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट वाइफ के प्रूफ से सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा, इसमें गिल्टी वाइफ को नहीं मानेगा कि वो छोड़ के गई, इसमें वो गिल्टी हस्बैंड को मानेगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे हैं कि वाइफ जो है वो मजबूर हो गई हस्बैंड को छोड़ के जाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, जब आपने खुद ने ही कंस्ट्रक्ट किया हो कि सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो इसमें गिल्टी कौन होगा, आपका हस्बैंड, ना कि वाइफ, चाहे हस्बैंड ही पिटिशन लेके आया हो। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन हिंदू मैरिज एक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी के लेक्चर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।